अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, तो उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 1 है बायोलॉजी का, तो इसके हमने आगे पिछले टॉपिक्स पढ़ लिए थे। लास्ट टाइम हमने ये वाला शुरू किया था रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, ठीक है। तो आज हम उसको आगे से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियोस का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर उनको भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अब हम इस टेबल को पढ़ते हैं। ये है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायोफिज़िक्स आ जाती है सबसे पहले, ठीक है। बायो और फिज़िक्स, आपको नाम से पता चल रहा है बायोलॉजी और फिज़िक्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक ब्रांच बनी है बायोफिज़िक्स, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को वो क्या कहें, द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड. Biology gives information on various aspects of living things, but this information refers to other branches of science as well. बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस टेक्स प्लेस कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं बेसिकली हम। अब लिविंग थिंग्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब मूवमेंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मूवमेंट लेते हैं, लिविंग थिंग्स की मूवमेंट्स को समझने के लिए हम लोगों को मोशन, मतलब मूवमेंट है ना, मोशन आ जाता है, तो हमें लॉज ऑफ मोशन को पढ़ना पड़ता है, जो कि हमारे पास किसके अंदर पढ़े जाते हैं, फ़िज़िक्स के अंदर। तो इस तरीके से बायोलॉजी जो है सिर्फ एक ही चीज़ तक सीमित नहीं है। बायोलॉजी हमारे पास दूसरी जो साइंसेस हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, बाकी सब चीज़ों के साथ भी ये रिलेट करती हैं, क्योंकि हमें लिविंग थिंग्स जो हैं वो दुनिया के ऊपर रह रहे हैं, तो वो डिफरेंट चीज़ों के साथ रिलेट करते हैं। अगर हमें लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना है तो जो बाकी चीज़ें उनसे एसोसिएट करती हैं उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें जो बायोफिज़िक्स है तो उसमें हमें फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, व्हेन स्टडिंग the process of movements in animals, the biologists have to refer to the laws of motion in physics. So इस तरीके से अगर आपके पास आता है क्वेश्चन कि हाउ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजी एंड फिज़िक्स, सबसे पहले आप बताएंगे कि लिविंग थिंग्स जो है वो डिफरेंट चीज़ों को तो रिलेट करते हैं। उनमें से एक आपके पास टाइप फिज़िक्स भी आ सकती है, और फिज़िक्स जो है, फिज़िक्स के बगैर आप किसी भी साइंस को नहीं पढ़ सकते, चाहे वो बायोलॉजी हो चाहे वो केमिस्ट्री हो। फिज़िक्स इज़ द बेसिस ऑफ ऑल साइंसेस, ठीक है। तो फिज़िक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे आप लोग फिर उसकी डेफिनेशन बताएंगे। पहले बायोफिज़िक्स की, इट इज़ अ रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप इन विच वी अंडरस्टैंड द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स बाय अंडरस्टैंडिंग और यूजिंग द फिज़िकल प्रिंसिपल्स और द प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स, ठीक है। डिफरेंट प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, सिर्फ लॉज ऑफ मोशन नहीं आ सकते, और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स आते हैं फिज़िक्स के, जो कि हम लिविंग थिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस जो लिविंग थिंग्स के अंदर हो रहे थे, चाहे एनिमल्स हों, ह्यूमन बीइंग्स हों या इंसेक्ट्स हों, उनकी उन चीज़ों को समझने के लिए हम प्रिंसिपल जो है फिज़िक्स के उनको यूज़ करते हैं। तो ये डेफिनेशन आप बताएंगे, फिर इसके एग्जांपल देंगे। अब यहाँ पे जैसे हम मोशन लिखिए, मूवमेंट्स को समझ के लिए हम लॉज ऑफ मोशन को अंडरस्टैंड करते हैं फिज़िक्स के, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है सेकेंड पे, हमारे पास आती है बायोकेमिस्ट्री। बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन ये होता है, ठीक है। हम अब हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है या एनिमल बॉडी है, उनके अंदर जो है वो डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस टेक्स प्लेस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वो एक प्रोसेस नहीं होता। अब जैसे हमारे डाइजेशन का प्रोसेस है, डाइजेशन के प्रोसेस में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस कर रहे होते हैं। एसिड बेस्ड रिएक्शन होते हैं जो कि हमारे अंदर एसिडिक या कोई भी टॉक्सिक चीज़ है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको पढ़ने के लिए हमें किस चीज़ का सहारा लेना पड़ता है, किस चीज़ की मदद लेनी पड़ती है, वो है केमिस्ट्री। तो इस तरीके से जब हम लिविंग थिंग्स की सब्सटेंसेस या कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, उनकी डिटेल पढ़ते हैं, सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, हार्मोन्स, इनके डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब हम उनके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कि इनमें क्या क्या कंपोनेंट्स आ रहे हैं, और फिर जब ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं, इनका क्या रिएक्शन हो रहा है और न्यू मॉलिक्यूल क्या बनता है, ये सब रिएक्शन हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो पहले आप बताएंगे कि द यूज़ ऑफ केमिस्ट्री और अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स और देयर रिएक्शंस बिटवीन डिफरेंट सब्सटेंसेस टू अंडरस्टैंड द combinations or chemical reactions taking place in the living organisms to accommodate their life is called biochemistry, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, फिर आप इसके एग्जांपल देंगे। अब इसमें एग्जांपल हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर बुक में हमें क्या दी हुई है। ओके, जब हम शुरू से पढ़े तब दिस ब्रांच ऑफ साइंस दैट एक्सप्लोर्स द केमिकल प्रोसेसेस एंड सब्सटेंसेस दैट अकर विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट कंबाइंस प्रिंसिपल्स from both biology and chemistry to understand how molecular structures such as proteins, lipids, carbohydrates and nucleic acids functions and interact to support life. It covers topics such as metabolism आपके पास होता है, energy production and uses of energy,
एंजाइम फंक्शन, एंजाइम्स का फंक्शन कैसे होता है, वो किस तरह से तरीके से अपना जो उन्होंने रिस्पॉन्स जनरेट करना होता है वो किस तरीके से करते हैं। फिर जेनेटिक एक्सप्रेशन, जीन का एक्सप्रेशन हम पढ़ते हैं। सेल सिग्नलिंग, जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है, जैसे आपने गर्म होंठ जब आपको टच किया तो आपका हाथ पीछे को, वो सेल सिग्नलिंग रिफ्लेक्स आर कैसे जनरेट होती है। एनर्जी प्रोडक्शन, ये सब जो है हम लोग केमिस्ट्री के थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल सिस्टम, तो इसकी एग्जांपल आपके पास मेटाबॉलिज्म, एंजाइम फंक्शन, ये सब दी हुई है। अगर आप डिटेल में एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए हम उसके डिफरेंट प्रोसेसेस जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टार्ट माउथ से लेकर एनएस तक होते हैं स्टमक के अंदर, उसको समझने के लिए हम जो है वो केमिस्ट्री का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास बायोस्टैटिक्स और बायोमेट्री। बायोस्टैटिक्स और बायोमेट्री से आपके पास आपके क्लिक होता होगा मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। जब आप कोई स्टेटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह अगर कोविड-19 की आप बात करें तो कोविड-19 के बारे में जब रिसर्चेज़ होती हैं, रिसर्चेज़ हाइपोथेसिस, या आपका अगला चैप्टर होगा मेरे ख्याल से थर्ड चैप्टर, जिसमें आपको ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, हाइपोथेसिस और रिजल्ट वगैरह, मतलब आपकी जो रिसर्च पूरी होती है जब आप वो करते हैं किसी भी मेडिकल उसमें, तो उसको हम बायोस्टैटिक्स में डालते हैं, ठीक है। स्टैटिक्स डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन and organization of data, the application of statistical method to analyze and interpret data in biological, medical and public health context is biostatics। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन दी हुई है। जब हम स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं अपनी बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर, लिविंग थिंग्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जब हम डाटा कलेक्शन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डेंगू या फिर कोविड-19 या कोई भी आप डिज़ीज़ ले लें, तो जब रिसर्च की गई हमारे पास इनके बारे में, तो सबसे पहले हमारे पास डाटा कलेक्शन नहीं कि कितने, मतलब हमारे पास पेशेंट होते हैं उनकी डाटा कलेक्शन करते हैं, फिर उनके सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, उनके सिम्टम्स को हम पढ़ते हैं कि क्या होते हैं, पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उनका एनालाइज़ करते हैं कि कौन कौन से पेशेंट्स कॉमन है, वुमेन और फीमेल में क्या, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं, उनको समझते हैं। इंटरप्रिटेशन की मतलब समझना, उसको डिकोड करना है कि इसमें क्या चीज़ किस वजह से हो रहा है, इसका कॉज क्या है, फिर इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, फिर आप जो मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकेशन की भी पूरी होती है। जब हम कोई न्यू मेडिसिन बनाते हैं तो उसके बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर जब हम इसको टेस्ट ऑब्जेक्ट को देते हैं, या फिर जो हमारे पास वॉलंटियर्स होते हैं जिन पर हम उनको चेक करते हैं, एनिमल्स पे बेसिकली पहले कोई भी मेडिसिन बनती है, तैयार होती है, तो उसको चेक किया जाता है, तो उसकी भी डाटा एनालिसिस होता है ना, तो उसकी हम करते हैं, फिर उसके मतलब ऑब्जर्वेशन वगैरह करते हैं कि इस मेडिसिन हमने दी है, इसका क्या कॉज आएगा, क्या इफेक्ट आएगा। तो ये पूरा जो एक टेक्निकल प्रोसीजर होता है किसी भी चीज़ का जिसमें स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं लिविंग थिंग्स को समझने के लिए, उसको हम बायोस्टैटिक्स या बायोमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन दी हुई है, तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा इन बायोलॉजिकल, मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ कॉन्टेक्स्ट इज बायोस्टैटिक्स। फिर उसके हमारे डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। इट इन्वॉल्व्स डिज़ाइनिंग एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं पहले हम उसको डिज़ाइन करते हैं कि सबसे पहले हम इस तरीके से होस्ट ऑब्जेक्ट कलेक्ट करेंगे, फिर उसको ये चीज़ देंगे, तो पूरे एक्सपेरिमेंट को हम डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर डाटा कलेक्ट करते हैं, और फिर जो है वो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, उनको नोट डाउन करते हैं, क्या करते हैं उनको, मतलब स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे सारा इन्फ्रेंस और डिसीजन जो है वो जो रिज़ल्ट है बायोलॉजिकल फिनोमेना का वो तैयार करते हैं। ये हमारा चला जाता है बायोस्टैटिक्स के अंदर या बायोमेट्री के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ठीक है। अब शुरू के पहले तो कंप्यूटेशनल नहीं होता था, लेकिन आज का जो है हमारे पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कंप्यूटर में, जो हम जो है अपने डाटा को बहुत अच्छे तरीके से ईजिली एफिशिएंटली जो है वो एनालाइज कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। अब उसमें मैथमेटिकल मॉडलिंग भी आ जाती है, मतलब मैथमेटिक्स के रूल्स को जो है कंप्यूटर अच्छे तरीके से अप्लाई करता है एज़ कम्पेयर टू द मैनुअल मैथमेटिकल यूज़, ठीक है। तो ये जब हमारे पास कंप्यूटेशनल यूज़ या टेक्निक यूज़ होती है, फॉर एग्जांपल आजकल जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, या जो मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस होता है जिसमें हम डीएनए का एक एक फ्रेगमेंट जो है उसको एनालाइज करते हैं, पहले उनको मतलब उनके क्लोनाइजेशन करते हैं, उनको मतलब सेपरेट करते हैं, लेकिन वो सारा प्रोसीजर जो है वो कंप्यूटर के थ्रू होता है। हम उनको रीड करते हैं, उनको समझते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो ये सब किस चीज़ से होता है, कंप्यूटेशनल मीन से होता है, ठीक है। जब हम इस कंप्यूटेशनल मीन या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ठीक है। एग्जांपल इसकी मैंने आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बता दी है, यहाँ पर लिखी हुई है।
The study of the use of data analysis, mathematical modeling and computational technique to understand biological systems is called computational biology. For example, the process of locating fragments of DNA और chromosomes, मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बायोजियोग्राफी. ठीक है, बायोजियोग्राफी हमारे पास बायोलॉजी और जियोग्राफी का कॉम्बिनेशन. ठीक है, जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जियोग्राफिकल रीजन्स, कोई भी प्लांट हो, एनिमल हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो, उसकी रीजनल बेसिस पे कि वो किस रीजन में रहता है. हर रीजन के वेदर कंडीशंस चेंज होते हैं, उनके क्लाइमेट कंडीशंस चेंज होते हैं. ठीक है, फिर उनके फूड कंडीशंस चेंज होते हैं, उनके क्लाइमेट चेंज होगा, उनके फूड की मतलब अगर कोई जैसा फ्रूट्स हैं, वो अगर प्लांट्स हैं ना, प्लांट्स उगते हैं, उनकी क्लाइमेट कंडीशंस है. कोई रीजन अच्छा होगा वहाँ पर उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, उनके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे. कोई रीजन जो है वो बुरी हालत में होगा, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स सही तरीके से नहीं होंगे, ना ह्यूमंस को मिलेंगे ना प्लांट्स को मिलेंगे, उनकी ग्रोथ क्या होगी, डिक्लाइन होगी. तो जब हम जियोग्राफिकल रीजन्स के बेसिस पे एनिमल्स या प्लांट्स या ह्यूमन बीइंग्स या लिविंग थिंग्स को डिफरेंशिएट करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, तो वो हमारे पास क्या दिया, बायोजियोग्राफी के अंदर आ जाती है. ठीक है, द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी. फॉर एग्जांपल्स, कैमल्स ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ अमेरिका एंड माइग्रेटेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं ना कि कैमल्स कहाँ से आए थे, नॉर्थ अमेरिका से ओरिजिनेट हुए थे और अब डिफरेंट पार्ट्स में घूम रहे हैं. ठीक है, ये सब कुछ उसके अंदर आ जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का अंदर टेक्निक्स. जब हम मैनुअल टेक्निक्स होते हैं, चाहे वो कंप्यूटेशनल टेक्निक्स हो जाएँ, चाहे वो कंप्यूटर टेक्निक्स हो जाएँ, जितनी भी टेक्निकल वर्क आया था, जब हम किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं, बायोलॉजी, चाहे वो कोई ऑर्गन हो, आपकी लिविंग बॉडी का ऑर्गन हो, उसको मैनिपुलेट करते हैं, कट करके उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो किस चीज़ में आती है, बायोटेक्नोलॉजी में. ठीक है, द स्टडी ऑफ द यूज़ ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स टू मैनिपुलेट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी. ये इसकी डेफिनेशन है. और फॉर एग्जांपल, जेनेटिक इंजीनियरिंग टू मैनिपुलेट डीएनए फॉर फोरेंसिक्स. ठीक है, किसी भी चीज़ का डीएनए जो हमारे पास क्लोन्स बनाते हैं, किसी भी प्लांट हो जाए या एनिमल्स हो जाए, वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक्स हैं ना. आपने एक डीएनए का फ्रेगमेंट निकाला, उसको आपने लैब के अंदर फिर से सिंथेसाइज किया. आपके पास टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे. जब हम उन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं लिविंग थिंग्स के ऊपर, तो उनको क्या कहता है, बायोटेक्नोलॉजी का. और एग्जांपल यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग की दे दी है, वही जिससे मैंने आपको बताया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो जिसके अंदर हम जो है वो डीएनए को पढ़ते हैं. फोरेंसिक्स के अंदर फोरेंसिक स्टडीज़ वो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स या क्रिमिनल केसेस में पढ़ते हैं. ठीक है, आप आगे जाकर पढ़ेंगे ये चीज़ें सारी. फिर है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स. The study of biology from economic point of view is called bioeconomics. Production of wheat, fish, rice and studying their export value etc. are the examples of bioeconomics. जब हम economical point of view से बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई प्लांट है या फिर कोई एनिमल है, उनकी ग्रोथ रेट क्या है, उनका प्रोडक्शन का रेट क्या है, वो हमारे पास आगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कितना फ़ायदा देंगी, कितना नुकसान देंगी, या उनकी कितनी वैल्यू है, ये सब तरीके जब हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसको हम बायो में डालते हैं. ठीक है, आगे आ जाते हैं हमारे पास करियर्स दैट रिक्वायर है बैकग्राउंड इन बायोलॉजी. ये आपके पास डिफरेंट करियर्स आपको बता रहे हैं कि बायोलॉजी पढ़ने, जब आप आपने कौन सी 9th क्लास में बायोलॉजी रखी, तो आगे आप कौन कौन से करियर आपके लिए हैं जो आप जो है वो उसको परस्यू कर सकते हैं. ठीक है, आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी एट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल, अ पर्सन हैज़ टू सेलेक्ट अ करियर or profession. Pursuing a career in biology can be immensely rewarding and exciting. There are several applied fields in biology that you can select as a career. For example, medicine, surgery, fisheries, agriculture, animal husbandry, biotechnology, horticulture, farming, forestry and etc. अब हम इन डिफरेंट जो करियर्स हैं उनको पढ़ेंगे कि एक्चुअली इन करियर्स के अंदर करना क्या है. मेडिसिन एंड सर्जरी जिनके बारे में सबको पता है, MBBS डॉक्टर जिनको हम कहते हैं. MBBS स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ स्टडी. बैचलर की आपके पास सबसे पहले आप 9-10 करते हैं मैट्रिक की, उसके बाद आप FSC करते हैं, उसके बाद आपके BS के बैचलर्स है ना, बैचलर्स का आपके 5 साल डॉक्टर या 4 साल का होता है. मतलब BS का प्रोग्राम बेसिकली 4 साल का होता है, 4 इयर्स का, लेकिन जो डॉक्टर के हैं वो 5 इयर्स का होता है. तो आप बैचलर्स की डिग्री लेते हैं आप मेडिसिन के अंदर, सर्जरी के अंदर, जिनके अंदर आप कंप्लीट मेडिसिन को पढ़ते हैं. मेडिसिन मींस डिफरेंट डिजीज़ को पढ़ते हैं, उनके ट्रीटमेंट को पढ़ते हैं, उनके डायग्नोसिस को पढ़ते हैं,
ठीक है। उनकी आगे फिर अगर कोई इनको पढ़ते हैं, लेकिन जो डिजीज़ या जो डैमेजेस या कोई भी ऐसी इंजरी है जो कि मेडिसिनल टेक्निक से नहीं ठीक है, तो फिर उनको सर्जरी पर दिया जाता है। फिर सर्जरी पढ़ते हैं, पूरी एनाटमी अब पढ़ते हैं सर्जरी के लिए। सर्जरी इज़ अ ब्रांच विच ट्रीट्स डिजीज बाय रिमूवल और रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स। सर्जरी में आप किसी भी पार्ट, अगर कोई आपका पार्ट किडनी लिवर या कोई चीज़ नहीं ठीक हो रही है, उसको रिमूव कर देते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं, उसके डिफेक्टिव पार्ट्स को ठीक करते हैं बाय सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या उसको कट करके सर्जरी पूरी करते हैं, ठीक है। और जो मेडिसिन है उसके अंदर आप दवाइयाँ उससे इलाज करते हैं किसी बीमारी का। आफ्टर MBBS स्टूडेंट कैन स्पेशलाइज इन वेरियस फील्ड्स ऑफ मेडिसिन। MBBS करने के बाद आपके पास आगे डिफरेंट स्पेशलाइजेशन आ जाती है बेसिस पर, मतलब ह्यूमन बॉडी के बेसिस पर। अगर आप किडनी में स्पेशलाइजेशन करना चाहें या हार्ट में करना चाहें तो आप कार्डियोवैस्कुलर डॉक्टर बन सकते हैं, मतलब कार्डियोलॉजी जो है वो हार्ट की स्पेशलाइजेशन आ जाती है, ऑप्थेल्मोलॉजी जो है वो आई की स्पेशलाइजेशन आ जाती है। तो इस तरीके से डिफरेंट आपके पास आगे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज होते हैं, ठीक है। सेकेंड आ जाती है हमारे पास फ़िशरीज़। फ़िशरीज़ एज द नेम एम्प्लॉयज़ फ़िश से जुड़ी हुई है, ठीक है। Fisheries is a professional study of fish production. It makes a significant contribution to the economy of Pakistan. Careers associated with it are fish farming, fisheries management and related research, ठीक है। फिशरीज जो है वो स्टडी या फिर ब्रांच है या फिर ऐसा करियर है जिसके अंदर आप फ़िश प्रोडक्शन को पढ़ते हैं, डिफरेंट फ़िशेस की प्रोडक्शन के, डिफरेंट फ़िशेस के बारे में पढ़ते हैं, उनका प्रोडक्शन रेट क्या है, मतलब किस तरीके से उनकी ग्रोथ करनी चाहिए। साइंस ही है ना, मतलब आप फ़िश के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ़िश पढ़ते हैं। फिर इकोनॉमी में पाकिस्तान में उनको कैसे पैदा किया जाए, उनका ख्याल कैसे रखा जाए, ठीक है। फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी को इंक्रीज़ करने के बारे में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है फ़िशेस, ठीक है। तो ये करियर भी जो है एक अच्छा है। इसमें आपके पास फ़िश फार्मिंग होती है, फ़िशेस के फार्म्स आप खोल सकते हैं, फ़िश की प्रोडक्शन कर सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं। फिर रिसर्च कर सकते हैं, किसी भी न्यू फ़िश पे अगर आपको मिली है तो आप उस पर रिसर्च आर्टिकल बना सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपके पास फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर आपके पास फार्मिंग जो डिफरेंट फार्म्स हैं, प्लांट्स के भी हो सकते हैं, और जो आपके पास एग्रीकल्चर एनिमल्स हैं उनके भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड राइजिंग एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड। जो हमारे खाने पीने की चीज़ें के लिए जो एनिमल्स हम खाते हैं, जिनमें चिकन आ जाती है और गोश्त वगैरह जो भी आ जाता है, ठीक है, उनकी फार्मिंग। प्लांट्स होते हैं जिनमें हमारे पास गंदम वीट वगैरह आ जाती है, उनकी जो फार्मिंग है वो की जाती है हमारे पास फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक करियर पाथ है बायोलॉजी पढ़ने के बाद, ठीक है। एग्रीकल्चर इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड राइजिंग एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड, मटीरियल्स एंड अदर रिसोर्सेज फॉर पीपल। इट ऑल्सो यूजेस टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव क्रॉप्स, लाइवस्टॉक प्रोडक्शन। Farming is a specific activity within agriculture where people plant crops and care for animals on the farms. It involves planting seeds, taking care of plants and managing livestock. Livestock में हमारे पास क्या आते हैं, लाइफ गुजारने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए हम जैसा दूध हो गया, मिल्क, वो बफेलो से आता है, तो उनकी फार्मिंग की जाती है, ठीक है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए फूड को प्रोड्यूस कर सकें। करियर्स एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग आर फूड साइंसेज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर एंटमोलॉजी एक्सेट्रा। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो हमारे पास लाइफ स्टॉक के एनिमल्स आ जाते हैं उनके बारे में पहले अच्छी तरीके से हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि उनकी ग्रोथ के लिए हमारे पास क्या चीज़ें एसेंशियल होती हैं। फिर उनकी सेफ्टी के लिए, उनको किसी भी डिज़ीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर कोई डिज़ीज़ हुई है उनको, चाहे वो प्लांट्स हो, वीट वगैरह, प्लांट डिजीज़ भी जो होती हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनके बारे में। फार्मिंग जब आप किसी भी चीज़ के करते हैं तो आपको उसका ख्याल रखना पड़ता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, ठीक है। तो उसको ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है कि वो आपको जो अच्छा, जो उसका प्रोडक्ट हो वो अच्छा हो, हेल्दी हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर आप पढ़ते हैं, बायोलॉजी के बाद ही आप पढ़ सकते हैं, ताकि आप अगर फार्मिंग करते हैं तो आप उन चीज़ों का जो है वो उनकी अच्छी प्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट है वो अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का आ सके, ठीक है, जो कि हमारे पास लाइफ स्टॉक लिविंग कंडीशंस के लिए असेंशियल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री।
Animal husbandry is the care and breeding of the domestic animals. The careers associated with the animal husbandry are veterinary sciences, animal breeding, animal training and etc. एनिमल हस्बेंड्री जो है वो हमारे पास क्या है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हो जाते हैं, मुर्गियाँ होंगी, ठीक है, चिकन हम खाते भी हैं और उनके एग्स भी हम खाते हैं, बफेलोज होगी जिनका हम मिल्क भी पीते हैं और बाद में उनका गोश्त भी खाते हैं, तो डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है। अब ऊपर जो फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर है उसके अंदर प्लांट्स और सब चीज़ें आ जाती है, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री के अंदर सिर्फ एनिमल साइंस था, ठीक है। एनिमल्स जो हमारी लिविंग के लिए असेंशियल हैं, उनकी ब्रीडिंग से लेकर उनके जो है जो जब वो मरते हैं तब तक की जो हमारी चीज़ें हैं वो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पड़ते हैं, ठीक है। उनकी केयर करना, किस तरीके से उनको छोटे से लेके मरने तक हमने केयर करनी है, मरने के बाद भी जो उनका गोबर वगैरह जो हमारे पास जाके क्या बन जाते हैं, फोसल्स बन जाते हैं, वो किस तरीके से यूज़फुल हो सकते हैं जैसे कि प्लांट्स के लिए, वो सब चीज़ें जो है वो हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पढ़ते हैं। उन एनिमल्स की चीज़ चिकन्स एग्स जो उनके फार्म्स हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम वेटनरी डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन, वो पढ़ते हैं एनिमल ब्रीडिंग कैसे करवाते हैं और इनका प्रोडक्शन रेट किस तरीके से आप जो है एफिशिएंट रख सकते हैं और किस तरीके से आप इनकी जो है वो क्वालिटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं या उनको मेंटेन कर सकें, ये सब जो है वो हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पढ़ते हैं। और ये भी एक करियर पाथ है जो कि आप चूज़ कर सकते हैं आफ्टर योर बायोलॉजी स्टडी। फिर हमारे पास आ जाता है जी बायोटेक्नोलॉजी जिसे मैंने आपको पीछे बताया, जिसमें हम जो टेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूज़ करते हैं लिविंग थिंग्स को मैनिपुलेट करने के लिए। इसके अंदर करियर पास वही आता है बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया जो हम वायरसेस वगैरह की स्टडी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर करते हैं, ठीक है। कोई भी न्यू डिजीज़ अगर आती है तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, फिर उसकी जो पॉसिबल हम चीज़ें बनाते हैं, मेडिकेशंस बनाते हैं और वैक्सीन्स बनाते हैं, ये सब जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। बायोटेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस टू डेवलप प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज़ दैट बेनिफिट पीपल। ये जो मेडिसिन बनती हैं, जो कि लोशंस बनते हैं, जो एनिमल की जैसा इंसुलिन वगैरह हो गया, या जो इंसुलिन हम देते हैं डायबिटिक पेशेंट को, वो एनिमल से बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच में आता है, तो बायोटेक्नोलॉजी का करियर जो है बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। Horticulture means the art of gardening. The career involved the plants, breeding, horticulture etc. अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल्स थे और हॉर्टिकल्चर के अंदर आपके पास सिर्फ प्लांट्स आ जाता है, ठीक है। प्लांट्स की गार्डनिंग करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, अब वो फ्रूट प्लांट्स भी हो सकते हैं और फ्लावर प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है। प्लांट्स के बारे में आप पूरी स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर उनकी डिफरेंट काइंड्स पढ़ते हैं, उनकी केयर लेकर, उनकी ब्रीडिंग से लेकर उनकी डेथ तक आप लोगों ने, खैर प्लांट्स तो कभी मरते ही नहीं हैं, ठीक है, उनको फिर से ज़िंदा किया जा सकता है। हॉर्टिकल्चर के अंदर आप यही ब्रांच है कि आप जो है वो आप डिफरेंट अपनी खोल सकते हैं, गैलरीज खोल सकते हैं और ये भी एक अच्छा करियर है, ठीक है। इसके अंदर आप फ्रूट अपने गार्डन्स खोल सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स की, और वो भी आपकी इकॉनमी को इंक्रीज़ करता है। ब्रीडिंग कर सकते हैं आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स की, ठीक है। लास्ट है हमारे पास फॉरेस्ट्री। अच्छा, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री में डिफरेंस क्या है? हॉर्टिकल्चर है प्लांट्स और फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट बहुत एक वास्ट चीज़ है, ठीक है। इट इज़ द साइंस ऑफ प्लांटिंग, मैनेजिंग एंड केयरिंग फॉर फॉरेस्ट। द करियर्स रिलेटेड फॉरेस्ट्री आर फॉरेस्ट इकोलॉजी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। फॉरेस्ट की डेवलपमेंट करता, फॉरेस्ट तो अब दुनिया में वैसे ही बेशुमार बने हुए हैं, लेकिन उनको मेंटेन करना, उनकी केयर करना, उनकी मेंटेनेंस करना, ठीक है। अब फॉरेस्ट में एक बैलेंस मेंटेन करके रखना, उनकी स्टडी करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट को आप फॉरेस्ट में जाकर स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। रिसर्च तो क्या कि आप फॉरेस्ट की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इकोलॉजी एवोल्यूशन के पहले फॉरेस्ट में चीज़ थी, आप फॉरेस्ट में डिफरेंट चीज़ों के क्या होते हैं, फोसल्स होते हैं, उनको आप स्टडी करते हैं, कितने साल पहले फ़ॉरेस्ट में ये चीज़ थी और अब इसका रेशो ये है, फ़ॉरेस्ट में ये चीज़ इतनी कम हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है, ये सब कुछ आप फॉरेस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इसको कहते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट के बारे में आप स्टडी करते हैं और उनके आगे क्या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। ये चीज़ें आप फॉरेस्ट्री के अंदर है। तो आज तक के लिए हमने करियर पाथवेज पढ़े और पढ़ा रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। आज के लिए इतना ही। पिछली वीडियोस को आप देखें समझने के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप यही समझें। और अगर आपको पिछली वीडियोस का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।